guys, welcome back to Connecting You and Me and welcome back to a new video. I am back again with another video. Thank you so much. सबसे पहले तो thank you so much. पिछली वाली जो मैंने वीडियो डाली थी इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली, उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, आपने उसको बहुत पसंद किया, आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाए और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने अपनी जो इंटरव्यू की जो जर्नी थी वो मैंने वैसे ही शेयर की थी, जैसी मेरे साथ जो जैसा जैसा हुआ वो सारा कुछ मैंने वैसे ही शेयर किया था। और आई एम ग्लैड, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है देख के कि आपको वो चीज़ें पसंद आई, आप कनेक्ट कर पाए और आपने बहुत सारे उस पर क्वेश्चंस पूछे। मैंने ट्राई किया है कि मैं हर एक के क्वेश्चन का आंसर करूं और रिस्पॉन्ड करूं हर एक क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर किसी का रह गया हो ऐसा कमेंट जिस पर मैं रिप्लाई ना कर पाई हो तो उसके लिए सॉरी। आई ट्राई एंड डू दैट। बाकी की वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगी कि हमेशा मैं करूँ। उसके अलावा भी मैं कोशिश करने वाली हूँ कि जो भी आपके डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं जो कि आई नो यार, क्योंकि मैंने भी इसके लिए बहुत सारा सर्च किया है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे मैंने भी टाइम बिताया है, बहुत कुछ मैंने रिसर्च करी है, तो मैं भी ऐसे परेशान रहती थी और मैं भी सोचती थी कि मैं किससे पूछूं, कौन मुझे बताए, कौन मुझे गाइड करे। तो मैं कभी भी ऐसा फील नहीं करती हूँ कि कोई मुझसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं उसका आंसर ना करूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जितना हो सके मैं हेल्प कर पाऊँ और अगर मेरे से अगर वो चीज़ें पॉसिबल है, मेरे पास उस चीज़ का आंसर है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दे दूँ आंसर। सो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं आंसर नहीं कर रही हूँ या फिर मैं इग्नोर कर रही हूँ आपके कमेंट्स को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कोशिश यही करने वाली हूँ कि आगे आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें मैं उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ और एक क्वेश्चन आंसर के लिए भी मैं एक Q&A की वीडियो भी डालने वाली हूँ जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस को कोशिश करूँगी कि मैं आपके ये सारे क्वेश्चंस कवर करूँ और जो भी उनके पॉसिबल आंसर्स हैं मेरे पास वो मैं आपको दे पाऊँ। सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, हाउ टू क्लियर योर कैबिन क्रू इंटरव्यू या फिर हाउ टू क्रैक योर कैबिन क्रू इंटरव्यू। सो आज मैं आपके साथ कुछ 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है। सो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली वीडियो, जो पिछली वीडियो थी मेरी, तो वो मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं था, वो मेरा पहला इंटरव्यू नहीं था और उसके पहले भी मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं और उसकी स्टोरी कभी अगर फुर्सत मिली तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, या फिर अगर आपको जाननी हो वो स्टोरीज़ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं आपके लिए उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। वैसे तो मैंने सारा कुछ सम अप करके इस वीडियो में डालने की कोशिश की है कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है ना। जो मैं गलतियाँ कर रही थी उन 1-2 इंटरव्यूज़ में जो मैंने पहले दिए हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा इंटरव्यू से आके चीज़ों को समराइज़ करती थी कि हाँ ऐसा ऐसा था, ये पॉइंट्स मेरे गलत हुए, यहाँ पे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो जो चीज़ें मुझे ऐसे लगती थी कि मेरी तरफ से गलत हो रही थी, मैं नहीं चाहती कि वही गलतियाँ आप करो और वही चीज़ें आपके लिए रिजेक्शन का रीज़न बनी। तो जो चीज़ें मेरे लिए रिजेक्शन का रीज़न बनी पिछले इंटरव्यूज़ में, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी टिप्स जो आपको हेल्प करने वाली हैं आपके इंटरव्यूज़ में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज बी ऑन टाइम एट द इंटरव्यू वेन्यू। तो हमेशा आपको जो इंटरव्यू वेन्यू है वहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ पर आपको अराइव करना चाहिए, सो दैट कि आपका इंटरव्यू जो है वो फर्स्ट 2-3 आवर्स में ही हो जाए या फिर स्टार्ट हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, लेट्स से इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं 9 बजे से, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर कोशिश हमेशा ये करो कि आप 9 बजे तक या फिर 8:30 बजे तक, 8:30 तक आप वहाँ पे पहुँच जाओ, मतलब 30 मिनट्स प्रायर या फिर 30 मिनट्स लेटर भी आप पहुँच जाओ तो भी चलेगा। 9:30 तक आप पहुँच जाओ अगर 9 बजे से इंटरव्यूज़ हैं तो भी चलेगा। फर्स्ट 2 आवर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कभी भी इंटरव्यू के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव आवर्स होते हैं और उस टाइम पे ना इंटरव्यूअर का जो मूड होता है वो भी बहुत फ्रेश होता है और जो भी आप अपनी तरफ से इनपुट दोगे ना, मतलब जो भी आप आंसर करोगे, मान लो कि आपका फर्स्ट राउंड जल्दी होता है, आप जल्दी पहुंचोगे तो ऑब्वियसली आपको टोकन नंबर जल्दी का मिलेगा, आपका जो फर्स्ट राउंड होगा वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और फिर इंटरव्यूअर का जो मूड होगा वो भी फ्रेश होगा। तो वो जो आप आंसर करोगे ना
वो उनको ध्यान से सुन पाएंगे। लेटर क्या होता है कि जब आप 2 घंटे या 3 घंटे के बाद मतलब आप इंटरव्यू पे वेन्यू पे अगर पहुंचते हो तो आपका इंटरव्यू भी लंबा खिंचता है। लेट्स से अगर आप 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, आप 10:30, 11, 12 के बाद आप पहुंचते हो, तो फिर यू नेवर नो कि इंटरव्यू में कितने लोग आने वाले हैं। 400, 500, 600, मे बी कभी कभी 1000 भी आते हैं। तो उस हिसाब से फिर आपको जो टोकन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मतलब आगे का मिलेगा, एंड आपको वेट करना पड़ सकता है, मतलब कि शाम तक के वेट करना पड़ सकता है। अगर आप मान लो कि 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाते हो या 11 बजे 12 बजे आप पहुँचते हो, और 12 बजे से लेकर के मान लो आप 4 बजे शाम तक का बैठ के वेट ही कर रहे हो वहाँ पे, तो मतलब आप भी बोर हो जाओगे, आपका मूड बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, और फिर आप क्या ही आंसर करोगे यार, पूरा का पूरा मतलब डल हो जाता है मूड। तो इसलिए टाइम पर पहुँचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी से रिलेटेड मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये वाला पॉइंट मैं स्पेशली इसीलिए सबसे पहले बता रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। सो मेरे साथ जो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया था उसमें सबसे बड़ी गलती, सबसे पहली गलती मैंने यही कर दी थी। मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मैंने सफ़र किया था उस टाइम पे। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और मुझे ये चीज़ मतलब इतना मेरे ध्यान में नहीं थी कि मुझे टाइम पे पहुँचना है या कुछ भी। मैं पहुंच गई थी इंटरव्यू वेन्यू पे, आई गेस 2 आवर्स लेटर मैं पहुंची थी, जिस टाइम पे स्टार्ट होने वाला था। मैंने सोचा था यार अभी चल ही तो रहा होगा इंटरव्यू, पहुंच जाएंगे आराम से, 2 घंटे बाद पहुंच जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं। तो मैं 2 घंटे के बाद पहुंच गई। मैं निकली ही उस टाइम पे थी जिस टाइम पे इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा था, तो मैं घर से ही उस टाइम पे निकली थी, और काफ़ी डिस्टेंस थी, तो मैं 1-1.5 घंटे के बाद पहुँची वहाँ पर। उसके बाद मुझे फेस क्या करना पड़ा कि मुझे टोकन नंबर बहुत लेट का मिला, और फिर मैं कुछ 10, 10:30 बजे पहुंची थी वहाँ पे, और मेरा जो फर्स्ट राउंड का जो टाइम आया था, मतलब जो फर्स्ट राउंड के लिए मुझे बुलाया गया था विद 9 मोर गर्ल्स, सो सेमी सर्कल वाला जो फर्स्ट राउंड मैंने जैसा कि आपको बताया था, उसके लिए मुझे बुलाया गया था शाम के 5 बजे। सो कैन यू इमेजिन, आप सुबह से बैठे हुए हो वहाँ पे और सिर्फ आप वेट कर रहे हो, मतलब 10:30 बजे, 11 बजे भी आप अगर पहुँच जाते हो तो उसके लिए भी आप जल्दी उठे होगे। लेकिन कोशिश ये कर सकती थी ना मैं कि और थोड़ा जल्दी उठ के टाइम पे पहुँच जाती, तो मेरे साथ ये ना होता। तो मेरा वो फर्स्ट राउंड शुरू हुआ 5 बजे, एंड आई हैड टू सफ़र ऑल डे। मेरे साथ साथ मैं तो सफ़र कर ही रही थी, मेरे साथ साथ मम्मी ने भी बहुत सफ़र किया, वो बेचारी बाहर बैठी हुई थी। सो इट वॉज अ वेरी 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 पेनफुल एक्सपीरियंस। सो इसीलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट कि आपको वो चीज़ फेस ना करनी पड़े। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऑलवेज अराइव ऑन टाइम। ऑल्सो जो इंटरव्यूअर का मूड होता है वो भी बहुत फ्रेश होता है उस टाइम, तो आपकी सारी बातें जो भी आप उनको बताओगे या जो भी आप आंसर करोगे वो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, और बहुत अटेंटिवली सुनेंगे, और उसका प्रोडक्ट अच्छा ही निकलेगा। सो इट्स ऑलवेज गुड टू अराइव ऑन टाइम। सो आई होप कि आपको समझ पे आ गया होगा कि आपको आपके इंटरव्यू पे टाइम पे पहुंचना। नाउ सेकंड पॉइंट, नो द प्रोफाइल ऑफ अ कैबिन क्रू। जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, और आपका जॉब रोल क्या है, आपको काम क्या करना है वहाँ पे। सो आपको पता होना चाहिए, रादर देन कैबिन क्रू को पूरी दुनिया घूमने को मिलती है, बहुत ज़्यादा उनको ट्रैवल करने को मिलता है, बहुत सारे पर्क्स होते हैं, अच्छे अच्छे होटल्स में स्टे मिलता है, अच्छा पे स्केल होता है। ये सब के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कैबिन क्रू की वो क्या होती है, कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन में इंटरव्यूअर के थ्रू। What is the role and responsibilities of a cabin crew? Why do you want to become a cabin crew? अगर आप cabin crew की प्रोफाइल जानते हो तभी आप बता सकते हो कुछ ऐसा अपनी तरफ से, अपनी पर्सनालिटी में से कि आप क्यों cabin crew बनना चाहते हो। सो जो भी क्वेश्चन आपसे वो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड पूछेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको तभी आंसर करने में आ पाएगा, या आप तभी उसको आंसर कर पाओगे जब आपको उस जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, मतलब कि कैबिन क्रू की प्रोफाइल के लिए, तो उसके बारे में आप वेल अवेयर रहो, थोड़ी रिसर्च करो, जान लो कि वो प्रोफाइल है क्या, आपको काम क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली हैं, और फिर इंटरव्यू देने जाओ। पॉइंट नंबर 3,
build a good resume and always be aware of your resume. तो जो resume आप लेके जाते हो अपने साथ इंटरव्यू के टाइम पे, कोशिश करो कि वो अच्छा रहे, और जो भी चीज़ें आपने अपने resume में मेंशन की है वो चीज़ें आपको पता हो, मतलब आप उससे वेल अवेयर रहो, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने वहाँ पे क्या क्या मेंशन किया है। जैसे कि अगर आपने अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, दैट यू हैव पॉजिटिव पर्सनैलिटी या फिर यू हैव एन असर्टिव नेचर, तो जो भी चीज़ें आपने अपने बारे में वहाँ पे मेंशन की हैं आपको पता होना चाहिए। या फिर आपकी हॉबीज़ क्या है, यू लाइक डांसिंग, यू लाइक ट्रैवलिंग, यू लाइक सिंगिंग, वट एवर यू हैव मेंशनड, आपने जो भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की है, मतलब अपने रेज्यूमे में मेंशन की है, वो बस ऐसे ही नहीं लिख देनी है, वो थोड़ी सी जेन्युइन भी होनी चाहिए और उनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। सो ऑलवेज गो थ्रू योर रेज्यूमे, जो भी आपने अपने रेज्यूमे में लिखा है खुद एक बार पढ़ना चाहिए और पता होना चाहिए। वैसे तो आपने खुद बनाया होगा तो आपको पता होगा ही कि मतलब आपने क्या चीज़ें लिखी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कि कुछ चीज़ें हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए रेज्यूमे को उसमें मेंशन कर देते हैं एंड यू आर नॉट वेल अवेयर ऑफ इट, आपको पता नहीं होता है कि अगर आपने अपनी हॉबी के बारे में कुछ ऐसा लिख दिया है कि ट्रैवलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, व्हाटएवर जो भी आपने मेंशन कर दिया है अपनी हॉबी में, ऐसे ही अगर मेंशन कर दिया और अगर आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है कि मतलब आपने अपने ही रेज्यूमे को खुद से पढ़ा नहीं है कि आपने ये मेंशन किया है, तो अगर लेट्स से कि अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी भी आपकी हॉबी से रिलेटेड, तो आप फिर एकदम से ब्लैंक हो सकते हो और चांसेस है कि आप कुछ भी आंसर ना कर पाओ, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये क्या, मतलब आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे और आपको पता नहीं था कि आपने ये चीज़ मेंशन की है अपने रेज्यूमे में, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग, क्योंकि वो आपका ही रेज्यूमे है और आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आप अवेयर होनी चाहिए उससे। हमेशा कोशिश करो कि जो आप रेज्यूमे बनाओ वो थोड़ा अच्छा बनाओ। उसके लिए बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि आप अच्छा रेज्यूमे कैसे बना सकते हो और बहुत सारी ऐसे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो अगर आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो जाकर के सीख सकते हो। अगर आपको नहीं आता है अच्छा रेज्यूमे बनाना तो आप सीख सकते हो कि कैबिन क्रू की प्रोफाइल के लिए एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाएं। और जो भी आप रेज्यूमे बनाते हो, अच्छा बना तो लिया है लेकिन उससे अवेयर होना, मतलब उसके बारे में सारा कुछ आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू से पहले उसको एक बार पढ़ना, जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4 विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मेजरली जो आपका इंटरव्यू होता है वो इस पर ही डिपेंड करता है, द वे यू स्पीक, द वे यू आंसर। नो मैटर आपकी ग्रूमिंग कितनी अच्छी है, नो मैटर आप कितना अच्छे से ड्रेसअप होके गए हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो there are high chances you will not be selected and you will be rejected. Communication skills का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से नहीं होता है। Obviously इंग्लिश बहुत important है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मेजरली जो आपका इंटरेक्शन होता है पैसेंजर्स से, वो हर तरीके के पैसेंजर्स से आप इंटरेक्ट करते हो, तो उसके लिए आपको इंग्लिश समझ में आना, इंग्लिश बोलने आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ। तो पैसेंजर्स से आपका, हर टाइप के पैसेंजर से आपका इंटरेक्शन होता है और कई ऐसे रीजन्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, जिनकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो साउथ एरिया को, तो वहाँ की लैंग्वेज से हम फेमिलियर नहीं है नॉर्थ वाले, और वो हमारी लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, तो एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। लेकिन आप इस गैप को फिल कर सकते हो थ्रू इंग्लिश। तो इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज होती है जो कि ऑल ओवर इंडिया हम सबको समझ में आती है और इंटरनेशनली भी हमारा एक जो है मीडियम है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का। तो वो इसीलिए, और इस जॉब प्रोफाइल में आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होने वाला है बहुत सारे लोगों से, पैसेंजर्स से, तो इसके लिए इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सिर्फ इंग्लिश आना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसको बोलना, फ्लुएंसी के साथ बोलना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, मतलब कि उनको पता होता है कि हाँ मेरी इंग्लिश अच्छी है,
आई नो आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, मुझे समझ में सब कुछ आ रहा है, मैं बोल सब कुछ सकती हूँ, लेकिन वो टाइम पे बोल नहीं पाते हैं, काइंड ऑफ शाई होते हैं या फिर उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। ये आप ओवरनाइट नहीं सीख सकते। ऑब्वियसली दुनिया में हर चीज़ सीखी जा सकती है, तो ये भी चीज़ सीखी जा सकती है। इसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि दीदी मेरी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, जो कि मैं जिस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर रही हूँ। दीदी मेरी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, या फिर दीदी मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, मुझे इंग्लिश समझ में आती है पर मुझे बोलने में नहीं आती। तो ये सारी चीज़ों का एक ही सल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें बेटर होती जाएंगी इंग्लिश। तो कोशिश आप ये करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास जो भी लोग हैं उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से बात करो जो आप जब इंग्लिश बोलो तो आपका मजाक उड़ाए। जिन लोगों से आप कंफर्टेबल हो बात करने में, कि आपको पता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, या यहाँ पे आप डीमोटिवेट नहीं होने वाले हो, है ना। ऐसे लोगों से बात करके फ़ायदा नहीं है जो आपको डीमोटिवेट कर दे या आपका मजाक उड़ाएं, आप पे हंसे। सो आप कोशिश करो कि जो ऐसे लोग हैं जो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे और जो आपको सामने से और हेल्प करेंगे और मोटिवेट करेंगे, ऐसे लोग के सामने आप इंग्लिश बोलो। अगर आपके पास ऐसा कोई भी नहीं, डोंट वरी, मिरर है आपके पास, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, खुद से इंग्लिश में बात करो यार। अपनी हेल्प आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप खुद को मिरर में देखो और प्रैक्टिस करो। कोशिश करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं उनको रीड करने की कोशिश करो। 10 मिनट्स अ डे यार, 10 मिनट क्या होते हैं, खुद को दे दो यार। 10 मिनट क्या है, इतना ज़्यादा मोबाइल में हम रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, मतलब फ़ोन चला ही रहे हैं, तो 10 मिनट खुद को भी दे दो, रीडिंग कर लो इंग्लिश की अच्छी। आप जब रीडिंग करने लगोगे और मिरर में खुद को देख के भी इंग्लिश बोलोगे ना, तो वो भी एक प्रैक्टिस बनती है और उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो कल को जब आप दूसरों के भी सामने होगे ना, वो चीज़ वो प्रैक्टिस में जब आपके आ जाएगी ना, तो आप से अंदर से वो खुद ही निकलने लगेगी। और जब करेक्ट वे में निकलेगी ना, एक दो बार जब आप लोगों के सामने सही इंग्लिश बोलोगे, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो धीरे 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 करके आपकी हैबिट में आ जाएगी और वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। सो ये जो पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। और इस पॉइंट पे हम ब्रीफ में बात करेंगे कभी किसी वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है और ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। सो आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट डिटेल्ड वीडियो जिसमें मेरे तरफ से जो भी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती है वो आपके साथ शेयर करने के लिए। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 5 विच इज़ ग्रूमिंग। जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है, आपकी इंग्लिश अच्छी होना इम्पॉर्टेंट है, और कैसे आप बात कर रहे हो इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कैसे आप दिख रहे हो। आपका हेयर स्टाइल, आपका मेकअप, आपने क्या पहना हुआ है, ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग के अंदर आती हैं। बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान दे के चलना होता है। सारा कुछ हम एक साथ लेके चलेंगे तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि हम कोई ऐसा पॉइंट छोड़ ही नहीं रहे हैं ना कि इस पॉइंट पे हम रिजेक्ट हो सकते हैं। हमें कोशिश यही करनी है कि हम हर पॉइंट को लेके चलें, है ना। तो हमें हेयर स्टाइल फॉर्मल बनानी है, अच्छी बनानी है। मेकअप हमें कोशिश करना है सीखने का, थोड़ा बेसिक भी अगर आता है तो चलेगा, थोड़ा प्रॉपरली हमें ग्रूम्ड होके जाना है। अटायर हमें वो पहनना है जो हमें एयरलाइन की वेबसाइट पे, जो कि जहाँ पे हमने उस वैकेंसी के बारे में जाना है, वहाँ पे हमेशा दिया होता है कि आपको क्या अटायर पहनना है। मोस्टली हमें स्कर्ट, नी लेंथ स्कर्ट और शर्ट अगर हम पहन के जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, फॉर्मल लगता है फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू। ऐसे अच्छे से हमें ड्रेसअप होके जाना है, हमें कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे से सटल पहनने हैं, सो दैट कि एक फॉर्मल लुक आए और अच्छे से वेल ग्रूम्ड दिखो, सो दैट उस पॉइंट पे आपको रिजेक्ट करने का कोई सेंस ना बने। तो ग्रूमिंग पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सो पॉइंट नंबर 6 इज को रिलेटेड विद ग्रूमिंग विच इज़ हाइजीन। तो हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द वे यू स्मेल, क्लेनलीनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपके माउथ से किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आनी चाहिए, खराब स्मेल नहीं आनी चाहिए। एंड योर नील्स शुड नॉट बी
डर्टी या फिर आधे पे नील पेंट लगी है, आधे पे नहीं लगी है। ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान देना है कि हम जैसे कि हम ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं, मेकअप पे, अपने अटायर पे ध्यान दे रहे हैं, हेयर स्टाइल पे ध्यान दे रहे हैं, वैसे ही हमें हाइजीन पे भी ध्यान देना है। सो पॉइंट नंबर 6 इज हाइजीन एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 7, ग्रूमिंग की बात कर ही रहे हैं, हाइजीन की बात कर ही रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज की भी बात कर लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 7 इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द वे यू वॉक, द वे यू सिट, तो आपको ध्यान यही देना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लगनी चाहिए, बहुत काम लगने चाहिए आप, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाना है अपनी बॉडी में। आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसका आंसर बहुत कामली, आराम से दे रहे हो। जो भी मूवमेंट आपकी बॉडी में हो रहा है, मतलब कि आपके हाथों में हो, आपकी नेक में हो रहा है, आई कांटेक्ट आप मेंटेन कर रहे हो, तो आपको फर्म रहना है, आपको स्टेबल रहने की कोशिश करनी है। एंड द वे यू वॉक, बहुत से लोग थोड़ा सा ऐसे होके चलते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। ऐसे ही आपके वॉक में भी आ जाता है वो चीज़, ऐसे करके आप बैठने की आदत होती है कुछ लोगों की। तो कोशिश हमें करनी है कि हमें अपना बैक हमेशा स्ट्रेट करके बैठना है, और जब हम वॉक भी करते हैं तो वो उसमें भी आपका ये शोल्डर जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, तो वो एक पॉजिटिव सी बॉडी लैंग्वेज लगती है। पॉइंट नंबर 8 इज बी प्रिसाइज एंड आंसर टू द पॉइंट। सो हमें कोशिश करनी है कि हमें आंसर अपना जितना छोटा, स्वीट, शॉर्ट हो सकता है उतना रखना है, ज़्यादा लंबा नहीं बोलना है। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा लंबा आंसर देने लग जाते हैं, और इंटरव्यूअर का जो इंटरेस्ट होता है वो उसमें से चला जाता है, तो वो आपका वो आंसर इतने अच्छे से नहीं सुनते हैं। और किसी को भी यार बहुत लंबी बात पसंद नहीं आती है, तो हमें कोशिश करनी है कि अपने पॉइंट को समराइज़ करके जो भी हमें आंसर करना है, सोच के छोटे, सिंपल और स्वीट तरीके से बताना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। तो आंसर हमेशा टू द पॉइंट और शॉर्ट और स्वीट देना है। सो पॉइंट नंबर 9 इज एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। सारे जो भी अभी तक के पॉइंट्स है ना, ये इससे को रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। नो मैटर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, नो मैटर आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप उस तरीके से उतने अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन का, और वो चीज़ फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगी। सो अगर आप कॉन्फिडेंट होगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी। सो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड एनर्जेटिक भी होना उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव दिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिव दिखना, एक्टिव होना, जैसा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था, ये वाला पॉइंट जो है एक्टिव होना, एनर्जेटिक होना, सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड है विथ टाइम। द मोर यू अराइव ऑन टाइम, द मोर एक्टिव यू कैन बी। तो जैसा कि मैंने अपने साथ अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं मतलब टायर्ड फील करने लगी थी सुबह से लेकर शाम तक के बैठे बैठे। नॉर्मल है यार, किसी भी इंसान के लिए ये चीज़ टायरिंग हो जाएगी। अगर आप सुबह से इंटरव्यू देने गए हुए हो, और अगर जस्ट बिकॉज आप 2 घंटा पहले ना आके 2 घंटा बाद में आए हो और वो आपको टोकन नंबर बाद का मिला, तो उसके लिए आपको इतना वेट करना पड़ेगा कि आपको सुबह से शाम हो जाएगी, और नेचुरली आप टायर्ड हो जाओगे, और फिर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। और एनर्जेटिक तो आप बिल्कुल भी नहीं रहोगे। तो टाइम पर पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जेटिक दिखने के लिए, एक्टिव दिखने के लिए, और एक्टिव रहने के लिए भी, ताकि आप अपना बेस्ट दे पाओ। सो कॉन्फिडेंट और एक्टिव रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप 10th पॉइंट के साथ, इस लास्ट पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ ऑलवेज शो व्हाट यू से, ऑलवेज रिफ्लेक्ट व्हाट यू से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ दैट आई हैव this positive attitude, I have a very pleasant personality, I have a polite nature, तो अगर मैं पोलाइट अपने आप को बता रही हूँ, और अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है, मीनवाइल जब मैं बात करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लाउड हूँ, और मैं एकदम से फट 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 करके मैं बात कर रही हूँ, और मेरे उस बोलने के तरीके में, मेरे बात करने के तरीके में कहीं भी वो प्लेजेंट वाली चीज़ सामने वाले को नहीं दिख रही है, और पोलाइटनेस तो कहीं नहीं दिख रही है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज एक्ट लाइक व्हाट यू से, जो भी आप बोल रहे हो उसके हिसाब से एक्ट करो। सबसे अच्छी चीज़ इसमें और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही हो सकती है कि आप सच बोलो, तभी आप उस तरीके से एक्ट कर पाओगे।
तो जो पॉइंट्स जो आपकी पर्सनैलिटी में जो चीज़ें हैं वही वहाँ पे बोलो या वही वहाँ पे बताओ कि ये चीज़ें मेरे अंदर है, जो कि वो एक्चुअल में आपके अंदर देख पाए। सो लेट्स से अगर आप कहते हो कि यू हैव एन असर्टिव नेचर, तो आप असर्टिवली चीज़ों को रखो कि मतलब उनको आपका पॉइंट भी समझ में आ जाए, बिना चिल्लाए बिना चीखे। असर्टिव नेचर का मतलब यही होता है कि बिना वायलेंट हुए, बिना लाउड हुए आप अपनी बात को क्लियरली सामने वाले तक पहुंचाते हो और सामने वाले को आपकी बात भी समझ में आ जाती है और आप किसी भी तरीके से लाउड वायलेंट भी नहीं होते हो। तो वो भी आप अपने नेचर में दिखा सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको वो ढूंढना है अपने अंदर कि आपकी कौन सी ऐसी पर्सनालिटी की ट्रेट है जो आप पोजेस भी करते हो, जो आपके अंदर एक्चुअल में है भी और जो आप सामने वाले को दिखा भी सकते हो। ऑलवेज शो व्हाट यू से। हमें बात भी वैसे ही करनी है जो कि हमने उनको बताया है कि हमारे अंदर ये पर्सनालिटी है या ये इस तरीके की हमारी पर्सनालिटी है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस से ऐड किए हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने सोच के ऐड किए हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट है एक कैबिन क्रू के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए या क्लियर करने के लिए, वो मैं इसमें आपके साथ शेयर करूं। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई फ्यूचर कैबिन क्रू। आई होप कि आपका ड्रीम भी फुलफिल हो जाए और आपका सबका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे वेल, स्टे सेफ एंड पीस आउट।